नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। हमने 8 क्वेश्चंस देख लिए थे, 9वें क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। जो 9वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर बोर्ड पर छपा हुआ है। देखिए कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का जो क्षेत्रफल है वो 1.55 मिलीमीटर है। तो प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? देखिए, इस व्यवस्था का मतलब समझना है, पूछा क्या है क्वेश्चन में वो आप लोगों को समझना है। इधर हमारे पास में ये मकान की कोई दीवार है, पर्दा है। यहां पर आपके पास में कोई स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर जो हमारे को बता रखा है कि स्लाइड के ऊपर जो मकान है, किसी मकान का जो फोटोग्राफ है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहां से इसको पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका जो फोटो है, मकान का फोटो, पर्दे पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाता है। जितना बड़ा करके दिखाया जाता है उसको हम आवर्धन कहते हैं। हमें आवर्धन की वैल्यू ही यहां पर फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्रफल इतना था स्लाइड पर और उसको इतना बड़ा करके दिखा दिया, तो रेखीय आवर्धन क्या होगा कि जो पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बट्टे में स्लाइड पर मकान का जो क्षेत्रफल है, उन दोनों का जो अनुपात है वो ही रेखीय आवर्धन के तुल्य होगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेखीय आवर्धन है क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर, स्क्रीन या पर्दे पर कह सकते हैं, पर मकान का क्षेत्रफल, मकान का क्षेत्रफल, और बट्टे में यहां पर आ जाएगा जो स्लाइड है उस पर मकान का क्षेत्रफल। स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे कि ये एक व्यवस्था है जिसको प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था कह रहे हैं। यहां पर एक स्लाइड है, इस पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालते हैं तो इसका जो फोटो है वो पर्दे पर थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, बड़ा सा दिखाई देता है। जो कि सिनेमा घरों में जो व्यवस्था होती है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है। यहां से स्लाइड पर प्रकाश डालकर पर्दे पर बड़ा चित्र प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल और स्लाइड पर मकान का जो क्षेत्रफल है, उन दोनों का जो रेशियो है वो ही हमारे को बताएगा कि रेखीय आवर्धन कितना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, हमारे पास में स्क्रीन पर मकान का जो क्षेत्रफल है वो है 1.55 मीटर स्क्वायर और जो स्लाइड उस पर मकान का जो क्षेत्रफल है वो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप इनको दोनों को सेम मात्रकों में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से हम जब पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास में 155 अपॉन 175। इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ा ही है, तो 155। यदि इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 31 और यहां पर आ जाएगा ये 35 इंटू 10 पावर आ गया 4, 10 पावर आ गया 4। तो विद्यार्थी ये हमारे पास में रेखीय आवर्धन आएगा दोस्तों। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन है, 10वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सार्थक अंकों के नियम कायदे हमने बताए हैं और यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो सार्थक अंक है वो कितने होंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 0.007 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो पॉइंट है
और जो अशून्य अंक है उसके बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। सिर्फ ये जो 7 है 7 है वो सार्थक अंकों की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर जो सार्थक अंकों की जो संख्या है वो इस पार्ट में है 1, 0.007 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक है 1। इस सेकंड पार्ट में चलेंगे, बी पार्ट में 10 की घात 24 से सार्थक अंकों का कोई लेना देना नहीं है, 10 की घात में चाहे कितना भी हो। यहां पर हमारे पास में ये जो नंबर है 2.64, केवल इसमें सार्थक अंक देखने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी तीनों ही अंक हैं वो अशून्य अंक हैं और ये सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो अंक 0 है वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं होता, लेकिन हमने ये बताया कि दशमलव के पश्चात आपके पास में जो अशून्य अंक है उसके यदि दाईं ओर शून्य आते हैं तो वो सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में माने जाएंगे। ये सार्थक अंक नहीं है, बट ये जो शून्य है वो सार्थक अंक हैं। 2, 3 और 7 तो है ही है, तो हमारे पास में यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 आएगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो अगला जो पार्ट है उसमें ये जो शून्य है वो भी सार्थक अंक है। 6, 3 और 2 तो है ही, तो यहां पर भी सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। देखिए यहां पर सिर्फ मैं एक तो नंबर को आगे पीछे किया है, जो नंबर हैं वो सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक अंक की श्रेणी में ही गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो शून्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं माने जाते। इसमें और इसमें दशमलव के स्थान को परिवर्तित किया है, मात्रक को बदला है। मात्रक बदलने से या दशमलव की स्थिति बदलने से, दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्पश्चात इस पार्ट में भी सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। तो ये था 10वां क्वेश्चन। दोस्तों अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हम आपको याद दिलाते हैं दोस्तों कि जब क्षेत्रफल या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए मैं सर्वप्रथम लिख रहा हूं, ये यहां पर आयताकार शीट है, आयताकार शीट घनाभ हो गई है और घनाभ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा में चौड़ाई, फिर प्लस में आ जाता है चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, फिर प्लस में आ जाता है ऊंचाई गुणा में लंबाई। ये हमारे पास में घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। फिर हम बात करेंगे घनाभ का आयतन। इसमें हमारे को आयतन भी पूछा है, तो v इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है आयतन का। हमें यहां पर यह बता रखा है कि सार्थक अंकों को हमारे को ध्यान में रखना है, उचित सार्थक अंकों तक ही आयतन और क्षेत्रफल निकालने हैं। तो गुणा करते समय, भाग करते समय, जोड़ या घटाव करते समय सार्थक अंक किस तरीके के रखने हैं उत्तर में, वो में हम आप लोगों को, वैसे तो आप जानते ही हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको सीधा कर देंगे, बट उचित सार्थक अंकों तक ही उत्तर लिखना है। तो उसके पीछे नियम कायदे आप लोगों को समझना है कि जब हम गुणा या भाग कर रहे होते हैं, गुणा या भाग कर रहे होते हैं, तो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या देखेंगे। सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने भी सार्थक अंक होते हैं उतने ही सार्थक अंक आप उत्तर में रखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक होते हैं, जितने सार्थक अंक होंगे, गुणा या भाग के पश्चात जो उत्तर आता है परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देता हूं कि जैसे यहां पर हम आयतन निकालें तो हमारे पास में 3 नंबर हैं, इसमें सार्थक अंक 4, इसमें सार्थक अंक 4, इसमें सार्थक अंक है 3। तो जब हम आयतन निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
तो उसमें आपको सार्थक अंक 3 ही रखने हैं। जो भी उत्तर आएगा उसमें सार्थक अंक 3 ही रखेंगे और अंत के जो अंक हैं उसको हम यहां से हटा देंगे दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बस जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को आता है, बट उसमें जो उत्तर आएगा, जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें कितने सार्थक अंक रखने हैं उसका ध्यान रखना है। तो इसमें लंबाई में 4 सार्थक अंक है, चौड़ाई में 4 सार्थक अंक है और ऊंचाई में 3 ही सार्थक अंक है। तो यहां पर जब आयतन आप ज्ञात करेंगे तो उसमें 3 सार्थक अंक ही लिखे जाएंगे दोस्तों। तो देखो हम एक बार बता देते हैं, पहले हम आयतन ले रहे हैं। यहां पर हमारे पास में आयतन है 4.234 गुणा में 1.005 इंटू में हमारे पास में ऊंचाई आ गई है 2.01 गुणा उसकी घात -2। विद्यार्थियों मैंने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हालांकि सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों 1005 को जब इससे गुणा करेंगे तो 4020 आ जाएगा। 4020 में 102 हासिल का हो गया। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3015। एक बार इधर देख ही लेते हैं कि 1005 से जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4020 आ गया। 1005 को 3 से गुणा करेंगे तो 3015 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2010 आ गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास में 4020 आ गया है। इनका जब जोड़ करेंगे 7 आ गया, फिर यहां से 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। तो 3 दूनी 6 संख्याओं पहले पॉइंट पुट करना है। ये हमारे पास में नंबर आया है। यहां से हमारे पास में वैल्यू आ गई है 4.255170 इंटू 2.01 इंटू 10⁻²। तो यहां से दोस्तों इसको फिर से आपको 201 से मल्टीप्लाई करना है। तो 201 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखिए 201 को इससे गुणा करेंगे तो 1407 आएगा। 1407 जीरो आ गया। 1407 में 7 लिख दिया मैंने। 140 हासिल का हो गया। 140 और 201 हो गया 341। फिर 34 हासिल का हो गया है। 201 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 1005। 1005 में जब 34 जोड़ेंगे तो 1039। 1039 में 103 हासिल का हो गया है। फिर 1005 आएगा। 1005 में जब 103 जोड़ेंगे तो 1108। 1108 में 110 हासिल का हो गया है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 402। 312 हो जाएगा। 312 में से 31 हासिल का हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 804। 804 में जब 31 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ गया 835। 835 और यहां पर 6 संख्या पहले पॉइंट है, इधर इसमें 2 संख्या पहले पॉइंट है। 8 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों। वीक की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो हमारे पास में आ रही है 8.35289170 और ये गुणा 10 की घात -2 और मीटर क्यूब में आंसर आ रहा है। अब यहां पर हमारे को कितने सार्थक अंक लेकर चलने हैं, हमारे को जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है वो देखनी है। तो वो हमारे पास में 2.01। तो यहां पर इसमें सार्थक अंक है 3, तो इस नंबर में भी सार्थक अंक 3 ही होने चाहिए। यही हमारे को ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहां पर 3 सार्थक अंक, यहां से ये सार्थक अंक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर ये जो बाकी के सार्थक अंक हैं इनको हम यहां से हटा देंगे। तो हमारे पास में जो सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8.35 गुणा 10 की घात -2 मीटर क्यूब प्राप्त होगा दोस्तों। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसका जो पहला पार्ट है कि सीट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सीट का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हमारे पास में पड़ा है
ए बराबर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसी का ही सॉल्यूशन है दोस्तों। तो ए इक्वल टू हमारे पास में है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में यहां पर हमारे पास में आ गया है 4.234 गुणा 1.005, फिर प्लस में आ जाएगा दिस गुणा दिस। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से दो संख्या पहले इधर भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 1.005 इंटू, मैं इसको दो संख्या पहले पॉइंट पुट करके ही लिख देता हूं, 0.0201, फिर प्लस में हमारे पास में आ गया है 2.021 गुणा वो वाला नंबर 4.234, ये हमारे पास में क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब आंसर कितना लिखेंगे उसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, यहां से दो तो पढ़ाई है। देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में मल्टीप्लाई ये वाला आया था, ये मैं यहां पर पुट कर देता हूं 4.255170 ये आया था। बट उचित सार्थक अंकों तक ही गुणा करना है। तो उचित सार्थक अंकों तक गुणा करने का मतलब न्यूनतम सार्थक अंक तक ही, सार्थक अंक इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इन दोनों का जब गुणा करते हैं तब जो उत्तर आएगा तो उसमें भी 4 ही सार्थक अंक लेकर चलेंगे। यहां से यहां तक ही सार्थक अंक रखेंगे, बाकी की जो राशि है उसको हम हटा देंगे दोस्तों। तो अभी हम यहां पर एक अगली स्टेप में इसको हटाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 201 को जब 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में 1005 आएगा। तो 1005 ये मैंने पुट कर दिया है, 3 संख्याओं तक इसका निपटारा हो गया। फिर 201 को 2 से गुणा करें, 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया है, एक उसमें हासिल का हो जाएगा तो 201 और एक हो गया 202। तो 3 दूनी 6 संख्या पहले हम यहां पर पॉइंट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। जब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था शायद, अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 201 होना चाहिए था, हमने यहां पर 201 लिखना है, ये 20201 है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 201 से तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 201 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 804 में 80 हासिल का हो गया है। फिर 201 को 3 से गुणा करेंगे 603 और 683 में 68 हासिल का हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 402, ये 470 में 47 हासिल का हो गया है। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में निकल कर आएगा 804 और जो 47 है 874, 804 और 47 851 आएगा। इसमें हमारे पास में 4 संख्या पहले पॉइंट है, इसमें भी 4 संख्या पहले, सॉरी इसमें हमारे पास में है 4 संख्या पहले पॉइंट और इसमें है 3, तो 7 संख्या पहले पॉइंट हमें रखना है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये हमारे पास में आंसर आ गया 0.08511034। अब एक बार जो बीच वाला मल्टीप्लाई है एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर कर लेते हैं। 1.005 को 201 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1005 आएगा और 1005 01 यहां पर हासिल करा गया, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 201 और 202 आ जाएगा, 202। और यहां पर हमारे को रखना है 3 और 4, 7 संख्याओं पहले पॉइंट, तो यहां पर लगेगा दोस्तों पॉइंट। तो 0.0202005।
अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें सार्थक अंक 4, इसमें सार्थक अंक 4, इनका जो गुणन आएगा उसमें सार्थक अंक भी 4 ही होने चाहिए। तो हमने गुणा किया तब तो इतना आया, बट उचित सार्थक अंकों तक ही यदि इसको हम गुणा रखें तब इतना ही रखा जाएगा दोस्तों। इसमें भी सार्थक अंक हैं 4, इसमें सार्थक अंक है 3, तो हमारे को यहाँ पर 3 सार्थक अंकों तक ही रखना है। तो ये सार्थक अंक नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं है, ये है, ये है, ये है, यहाँ तक ही रखना है। तो 0.0202 तक ही आप लोगों को सार्थक अंक रखने हैं। फिर प्लस में इसके बाद वाले सार्थक अंक तो हैं, बट इनके गुणन के अंदर जो सार्थक अंक होंगे, न्यूनतम सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक इनके परिणाम में लेंगे, रिजल्ट में लेंगे। इधर भी 3 अंकों तक ही रखना है, तो यहां तक ही रखेंगे, इनको यहां से हटा देंगे, तो 0.0851 तक ही इसको यहां पर लेकर चलना है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो राशियां हैं उनका हो रहा है जोड़, और दशमलव के बाद में सबसे कम अंक जिसमें है उतने ही अंक उधर लास्ट में आप लोगों को रखना है। तो दशमलव के बाद में जो सार्थक अंक है इसमें 3 है। देखिए दोस्तों इसमें भी है तो 3 ही सार्थक अंक, बट आपको 3 ही दशमलव के बाद में 3 ही अंक लेकर चलने हैं उत्तर में। तो जब इनका आप एडिशन करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां पर है नहीं कुछ तो 2, तो 1 और 2 हो गया 3, फिर 5 और 5 हो गया 0, 1 हासिल की 6, 6 और 2 हो गया 8, और 8 16, 1 हासिल का हो गया। फिर यहां पर 3 आ गया दोस्तों, फिर पॉइंट लगाकर 4 आ गया दोस्तों। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इसमें भी जो सार्थक अंक का प्रयोग करेंगे वो 3 अंकों तक ही रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने अंक सार्थक अंक होते हैं न्यूनतम, जोड़ बाकी में न्यूनतम सार्थक अंक देखे जाएंगे। दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, तो 3 ही यहां पर लेंगे। तो यहां से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये वाली राशि, ये मीटर स्क्वायर में आएगी दोस्तों। तो 8.720 मीटर स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस जो घनाभ है या आयताकार सीट है उसका क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे हमारा अगला जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो भी सार्थक अंकों से रिलेटेड ही है कि जब हम जोड़ या बाकी करते हैं तब कितने सार्थक अंक लेंगे। तो उसमें देखिए दोस्तों दशमलव के पश्चात न्यूनतम जितने सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक लिए जाएंगे। तो यहां पर हमारे को ये पूछा है कि डिब्बों का कुल, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 किलोग्राम, सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान इतना है डिब्बे में रखे जाते हैं, डिब्बों का कुल द्रव्यमान कितना है। और हमारे को बी पार्ट में पूछा है कि उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। सबसे पहले तो हमारे को तीनों का द्रव्यमान देखना है। तो इसमें सार्थक अंक हैं वैसे तो 3 है, इसमें सार्थक अंक है 4, इसमें सार्थक अंक हैं 4। तो हमारे को क्या करना है, दशमलव के बाद में इसमें भी 2 सार्थक अंक, इसमें भी 2 सार्थक अंक और इसमें भी 2 सार्थक अंक। जब इनका हम एडिशन करेंगे तो विद्यार्थियों दशमलव के बाद में 2 सार्थक अंक रखेंगे। यह आपको ध्यान रखना है नियम कि यदि हम जोड़ या बाकी कर रहे हैं तो दशमलव के बाद में न्यूनतम जितने सार्थक अंक होते हैं उतने ही सार्थक अंक परिणाम में रखेंगे, रिजल्ट में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको हम इस तरीके से पुट कर दें, हमारे पास में जो डिब्बा है इसका जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। तीनों का एडिशन करना है दोस्तों, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2300 आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है, ये ग्राम में डिब्बे का द्रव्यमान आ गया है। इसमें सार्थक अंक यहां से अब सार्थक अंक रहे भी नहीं है, फिर भी यदि इसमें सार्थक अंक देखेंगे तो इसमें सार्थक अंक 3 हैं और दशमलव के बाद में 2 ही हैं। तो इन सब का जब एडिशन करेंगे तो ये आ गया है 20.17, ये है 20.15
और यहां से जब इसका एडिशन होगा टोटल जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में आएगा ये ग्राम में, और दशमलव के बाद में 2 स्थानों तक ही आपको रखना है। तो ये हमारे पास में आ गया है डिब्बे का टोटल द्रव्यमान। फिर हमारे को पूछा है बी पार्ट में कि दोनों जो सोने के टुकड़े हैं उन दोनों में द्रव्यमानों में कितना अंतर है। तो ज्यादा इसका कम इसका, तो ज्यादा वाले में से हम कम वाला घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही ग्राम में है और इसका जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद में 2 ही सार्थक अंक लेकर चलने हैं। तो यहां पर देखिए जब इनका घटाव करेंगे तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी, ये आ गई। बट इसमें सार्थक अंक 1 ही है, आप 2 सार्थक अंकों तक इसकी वैल्यू लेंगे तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों। यहां पर एक 0 लगाते ही हमारे पास में सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। ये हमारे पास में इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 13वां क्वेश्चन। कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों ABCD से इस प्रकार संबंधित है। P का ABCD के साथ में इस प्रकार का रिलेशन है P = a³b² √CD, और ABCD में जो प्रतिशत त्रुटियां है वो है 1%, 3%, 4% और 2%। P में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? तो देखिए जो P में प्रतिशत त्रुटि है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इसकी जो घात है वो हम सर्वप्रथम लिख देंगे, फिर इनटू में आ जाएगा A में प्रतिशत त्रुटि। जो भी घात है उसको सर्वप्रथम लिखेंगे तो यहां पर यह आ जाएगा 2, इनटू में आ जाएगा B में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में आ जाएगा C की जो घात है वो है 1/2, C में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में निकल कर आएगा D की घात 1, D में प्रतिशत त्रुटि। यहां पर आप देखेंगे 3 तो ये जड़ी पढ़ाई है। A में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है 1% यहां से आ गया, फिर प्लस में 2 में प्रतिशत त्रुटि है हमारे, B में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3, फिर 1/2, C में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है 4, फिर 1, D में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है 2। तो हमारे पास में आ गया है ये 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%। फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारे पास में यहां से इसका एडिशन करेंगे तो 13% आ जाएगा दोस्तों। तो जो P में प्रतिशत त्रुटि होगी वो 13% होगी। इसका जो मान है P का मान वो 13% ऊपर नीचे हो सकता है। 13% जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम हो सकती है, 13% ज्यादा हो सकती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आगे पूछा गया है कितना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 13% ऊपर नीचे हो सकता है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के विभिन्न सूत्र दिए गए हैं। देखिए दोस्तों जब आवर्त गति कोई पार्टिकल पिंड करता है तो उसका विस्थापन समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, y = a sin ωt के रूप में लिखा जाता है, जहां y विस्थापन होता है, a आयाम होता है दोस्तों, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और इससे कोणीय आवृत्ति को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर होता है 2πf, और f बराबर होता है 1/t, तो इसको हम 2π/T भी लिख सकते हैं, जहां t होता है आवर्तकाल, कैपिटल T है वो आवर्तकाल होता है दोस्तों। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो सूत्र है वो सही है, कौन सा गलत है, इनको हमारे को छांटना है, देखना है। त्रुटि है तो कहां है दोस्तों? देखिए दोस्तों यहां से पहला पार्ट देखेंगे, y = a की जगह a है, फिर साइन ओमेगा की जगह आ गया है 2π/T, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, और f के स्थान पर आप 1/T रख सकते हैं, तो ओमेगा के स्थान पर 2π T रखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन है वो सही है,
पहला पार्ट है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। फिर दूसरे पार्ट में देखिए y बराबर है a sin वी टी, ओमेगा की जगह कोणीय आवर्ती की जगह आ गया वेग। ये वाली जो राशि है कोण में, वो राशि मात्रकहीन विमाहीन राशि होनी चाहिए, वो एक डिग्री में आना चाहिए। जबकि वेग का तो मात्रक होता मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक आएगा मीटर। इसका मतलब यहां पर ये जो राशि आ रही है वो गलत है, v इंटू टी नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो राशि है विद्यार्थी, ये राशि का मात्रक भी मीटर होना चाहिए, ये मीटर में है, बट ये जो राशि इसका मात्रक सेकंड में है, ये राशि भी गलत है, इसके साथ में ये वाला मान भी गलत है दोस्तों। तो यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों गलत हैं। यहां पर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए जो कि सही है, ये ओमेगा हो गया है 2π/t, ओमेगा हो गया, ये ओमेगा टी है। साइन को हम कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ओमेगा हो गया, ये टी हो गया। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, इन दोनों में त्रुटियां हैं। तो हमारे को पूछा कहां छपाई में त्रुटि हुई है, तो हमने छपाई में जो त्रुटि हुई है इसमें यहां हुई है, इसमें यहां और यहां दोनों जगह हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा।